हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम लोग इस वीडियो में समाज से संबंधित सभी टॉपिक को कवर करेंगे और आए हुए पिछले जो एग्जाम्स हैं उनके कुछ बोर्ड एग्जाम में आए हुए और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे हम लोग। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू किया जाए। समास दो शब्दों के मेल से जब बनता है, दो शब्दों की मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास जो है दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। समास के 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। दूसरा है तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय। चौथा है द्विगु। पांचवा है द्वंद्व और छठवां है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। तो इस तरह से समास 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि जो समास होते हैं वो जब भी कभी जुड़ते हैं तो दो शब्द जुड़ते हैं। तो जो दो शब्द जुड़ते हैं, जो पहला पद होता है, पहला जो पद रहता है उसे हम लोग बोलते हैं पूर्व पद। पूर्व पद। और जो इसमें दूसरा शब्द जुड़ रहता है, जिसे हम दूसरा पद कहते हैं, उसे बोलते हैं उत्तर पद। उत्तर पद कहते हैं, है ना। तो पहले शब्द को पूर्व पद कहते हैं, दूसरा शब्द जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। अव्ययी भाव जो होता है, अव्ययी भाव में क्या होता है कि जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। पहला पद ये क्या होता है? अव्यय होता है और इसी की ही प्रधानता होती है, मतलब यही मेन भूमिका निभाता है। मेन भूमिका जो है किसका रहता है? अव्यय का। और दूसरा पद जो रहता है, या दूसरा शब्द बोल लीजिए, तो दूसरा जो पद होता है ये क्या होती है? संज्ञा होती है। ठीक है। तो अव्ययी भाव। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, सबका एग्जांपल लेके करते चलते हैं। ये प्रतिदिन। प्रतिदिन। तो यहाँ पर क्या है कि जो दिन है ये संज्ञा की तरह है और ये प्रति क्या है? ये अव्यय है। तो अव्यय ये भाव हो गया, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास। जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर, संबोधन को ना, ये इनको छोड़कर बाकी जो रहेंगे वो सब क्या होंगे? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है देख लेते हैं। अब तब कर्ता ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध बोधक जो रहता था, तो संबंध जो बोधक रहेगा वो काके की अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर। ठीक है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो रहते हैं कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ करके कौन
कौन से रहेंगे? कर्म, करण, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अच्छा ये क्या है? कर्ता में जो बोलते थे हम लोग कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जो देखेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पे ये क्या होता है? एक वस्तु का दूसरे से अलग होना के लिए जो है ये से यूज होता है अपादान, जिसको हम लोग बोलते हैं अलगाव। अलगाव के लिए जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो रही हो तो वहां पे से अपादान होता है। और संबंध बोधक का की रहता है अधिकरण में और पर। इसको कैसे हम लोग देखेंगे? जैसे जैसे देखिए कर्म है तो कर्म के लिए क्या है कि ना मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त। तो मोक्ष प्राप्त क्या है? अगर मोक्ष प्राप्त ये शब्द जो समास है, अगर इसको विग्रह किया जाए तो बोलेंगे मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया तो को शब्द आया, मतलब ये कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, करण माने से। जैसे नेत्रहीन, तो नेत्रहीन जो रहेगा, अब इसमें क्या है कि नेत्रहीन माने नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। तो नेत्र से हीन जब रहेगा तब वहां पर से फिर आया, ये करण तत्पुरुष है। कौन सा है? करण तत्पुरुष। ठीक है, ठीक। तत्पुरुष को एक तरफ से शब्द लेते हैं, कौन सा? कर्म तत्पुरुष कैसे है? मोक्ष प्राप्त। मोक्ष प्राप्त कैसे? जब भी कभी पता करना होगा आपको कि कौन सा तत्पुरुष है। यदि आपको कहीं एग्जाम में आ गया कि कौन सा तत्पुरुष है, उसके अंतर्गत पूछ दे तो उसका विग्रह कर लेंगे तो इंसान तुरंत आ जाएगा। किस तरह से आएगा देखिएगा आप लोग। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त मतलब मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त कर लिया। को कर्म को, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। तो नेत्र से हीन तो से मतलब कौन सा है? करण। गौशाला, गो मतलब गाय, गाय के लिए शाला, गाय के लिए जो घर बनाएंगे तो वो गौशाला है। तो वहां पर जो है ना के लिए आ रहा है, और के लिए किसके लिए आता है? संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। अगला क्या है? पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तो यहाँ रास्ते से वो भ्रष्ट हो गया अपने ना, तो इसलिए वहां पे वो अपने पथ से अलग हो रहा है, और इसलिए क्या आएगा वहां पर? अपादान, अलगाव हो रहा है ना, अपादान। देशभक्ति, तो देशभक्त माने देश की भक्ति करना, तो ये है देशभक्ति। और का के किसके लिए आता है? संबंध तत्पुरुष। अगला है वनवास, में और पर ये अधिकरण के लिए आता है। वनवास का अगर आपको जब कभी समान विग्रह करेंगे तो वन में वास करना, वन में वास, वास मतलब रहना। तो यहाँ पर में आया तो में फिर किसके लिए आता है? अधिकरण। तो कर्ता इसमें आता है, कर्ता में कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध बुद्धक काके की अधिकरण में पर। इस तरह से लोग यहाँ पर इसको हम देखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या? कर्मधारय। कर्मधारय तत्पुरुष क्या होता है? इसमें जो प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद जो होता है वो विशेषण होता है। कर्मधारय में प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। और जो द्वितीय पद होता है, द्वितीय पद या दूसरा पद, तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए है, तो विशेष या संज्ञा। तो विशेष या संज्ञा होता है। तो इस तरह से कर्मधारय समास होता है। महावीर, तो ये महावीर है ना। तो महावीर जो है ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। वो किस तरह से है समझिएगा। महावीर मतलब है महान है वो जो वीर,
तो वीर की महानता बतला रहा है, और महान शब्द पहले है, महान विशेषण है, और वीर क्या है, वो संज्ञा है या विशेष है, जिसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कभी पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष या संज्ञा हो जाए तो वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्विगु। देखिएगा द्विगु माने द्वि द्वि है ना, द्विगु द्विगु है ना, द्विगु माने द्वि, अब द्वि मतलब क्या है, संख्या है। तो यहाँ से आपको समझ लेना चाहिए कि द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है। यहाँ पर प्रथम पद जो होता है वो क्या होता है, प्रथम पद ये संख्यावाचक, संख्यावाचक होता है, और जो दूसरा पद होता है वो दूसरा पद ये होता है संज्ञा। ठीक है, तो द्विगु में क्या होते हैं, प्रथम पद संख्यावाचक और दूसरा पद संज्ञा होता है। ठीक है, जैसे कौन नवग्रह, नवग्रह, तो जो नवग्रह है यहाँ पर नव, नव मतलब जो 9 नंबर होता है ये संख्या है, तो संख्यावाचक, और ग्रह क्या है, ये संज्ञा है, तो यहाँ पे नवग्रह क्या है, ये द्विगु समास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्वंद्व समास के लिए। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसका विग्रह करने पर और तथा या शब्द आता है, और तथा या शब्द आता है, तो द्वंद्व में। अच्छा, यहाँ पे होता क्या है, दोनों पद जो होते हैं या तो क्या रहेंगे, या तो विशेषण रहेंगे, दोनों ही, और या तो जो है ना संज्ञा रहेंगे। दोनों पद या तो क्या रहेंगे, विशेषण या तो संज्ञा, और दोनों पदों की प्रधानता होती है इसमें द्वंद्व समास में। जैसे देखिएगा सीताराम, ठीक है, भला बुरा, द्वंद्व समास को समझने के लिए उसमें क्या रहता है कि दोनों शब्द की प्रधानता रहती है, दोनों के बीच में जो ये माइनस डैश होता है इसे योजक चिन्ह कहते हैं, तो योजक चिन्ह लगा होता है। जब विग्रह किया जाता है तो इनको जो है ना, दोनों शब्दों को बोलने के लिए बीच में या तो फिर और आएगा, तथा आएगा, या फिर या, जैसे सीता और राम, भला बुरा में भला या बुरा। ठीक है, तो इनको जब विग्रह किया गया तो या आया। इस तरह से जो है द्वंद्व समास होते हैं। अगला है बहुब्रीहि समास। क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान मतलब में मुख्य नहीं होता, नहीं होता है, बल्कि जुड़ करके, ये जुड़ करके ना ये नया अर्थ दे देते हैं, नया अर्थ दे देते हैं। जैसे दशानन, गजानन, तो गजानन मतलब गज माने हाथी, और हाथी का जो है ना आनंद आनंद मतलब है शेर, हाथी का शेर किसने बनाया है, गणेश जी, तो गजानन गणेश जी के लिए। और दशानन पता है 10 सिर किसके हैं, तो रावण को है, तो वहां से दशानन उसके लिए बोल दिया गया। इस तरह से जब भी दो शब्द जुड़ करके बल्कि वो एक नया अर्थ निकाला है, उसका अर्थ निकले, तो वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। ओके।